चलिए तो बच्चों हम लोग क्या चालू करने वाले, नया यूनिट विच इज वर्क एनर्जी पावर, कार्य शक्ति और ऊर्जा। ठीक है, तो देखो जैसे कार नहीं कार्य, हाँ तो देखो, तो वर्क बेसिकली जैसे जैसे हम लोग नॉर्मल वर्क समझते हैं ना, वर्क का जो मतलब होगा काम करना, वैसा वाला वर्क नहीं है। फिजिक्स का वर्क थोड़ा क्या होता है बच्चों, अलग। ठीक, जैसे आपके मम्मी ने आपको बोला सब्जी बनाओ, आपने सब्जी बनाने की कोशिश की लेकिन बना नहीं, तो मम्मी ने क्या बोलेंगे, कोई बेटा नहीं, अच्छा ट्राई किया, काम तो किया कुछ, ऐसा बोलेंगे। लेकिन असली में फिजिक्स के हिसाब से वर्क नहीं होगा। फिजिक्स के हिसाब से वर्क तब माना जाएगा बच्चों जब आप क्या करो, किसी एक ऑब्जेक्ट में, क्या करो बच्चों, किसी एक ऑब्जेक्ट में आप फोर्स अप्लाई करो। क्या अप्लाई करो बच्चों, फोर्स, और उसका डिस्प्लेसमेंट हो। क्या हो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे अब ये फोर्स किस कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टली लग रहा है ना, एक्स एक्स डायरेक्शन में, तो नेट डिस्प्लेसमेंट होना एक्स डायरेक्शन में ही, चाहे आगे हो चाहे वो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स वो जो भी हो, लेकिन एक्स डायरेक्शन में ही क्या होना है, डिस्प्लेसमेंट होना है। तब हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स के हिसाब से वर्क हुआ। अगर आप फोर्स लगा रहे हो एक्स डायरेक्शन में लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर, वाई डायरेक्शन में, तो भी आपका वर्क माना जाएगा नहीं। तो वर्क की डेफिनेशन जो है बच्चों, वर्क की जो डेफिनेशन है वो क्या है, लिखिए लिखिए, वर्क इज सेट टू बी डन when force is applied on an object and displacement takes place in the direction of force, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक, तो हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क क्या हो गया, फिजिक्स के हिसाब से हुआ। ठीक, अगर नहीं हुआ डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन जीरो, फोर्स ही नहीं अप्लाई किए तो वर्क डन जीरो। अरे मैंने फर्स्ट एक्स एक्सिस में लगा है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में हो रहा है, वर्क डन जीरो। कब होगा, अलोंग द फोर्स, जो होना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारा डिस्प्लेसमेंट होना है। क्लियर बात। तो इसको समझने के लिए ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। सपोज एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक आपका ब्लॉक रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट ग्राउंड है, इसके ऊपर क्या रखा है बच्चों, आपका एक ब्लॉक ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, एक आदमी क्या कर रहा है, इसको रस्सी से बच्चों पुल कर रहा है। रस्सी से क्या कर रहा है बच्चों, इसको पुल करते हुए ले जा रहा है। ठीक है, आदमी है, ठीक, वैसे पकड़ के इसको क्या कर रहा है बच्चों, पुल कर रहा है। क्या कर रहा है, पुल, खींच रहा है। तो जो टेंशन लगेगा या जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, अलोंग द थ्रेड लगेगा। अब मान के चलो ये जो थ्रेड है वो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, ये जो ब्लॉक है वो डिस्प्लेस करने लगा, और इस डिस्प्लेस किसके अलोंग हो रहा है, ये जमीन के अलोंग। डिस्प्लेस किसके अलोंग हो रहा है बच्चों, जमीन के अलोंग। इसका डिस्प्लेसमेंट सपोज कितना लिख दिया मैं, एस। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस फोर्स के दो कंपोनेंट करेंगे। फोर्स के क्या करेंगे, दो कंपोनेंट। इस डायरेक्शन के अलोंग क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन के अलोंग क्या आएगा, एफ साइन थीटा। तो ये एक वर्टिकल कंपोनेंट है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब डेफिनेशन ये है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, उसी तरफ क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो एफ कॉस थीटा ये वर्क कर रहा है। क्या एफ साइन थीटा का इस वर्क में कोई भी हिस्सा है, क्योंकि वर्टिकल फोर्स से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का कोई लेन देन नहीं है। तो ये जो फोर्स के दो कंपोनेंट की, एक परपेंडिकुलर और एक अलोंग वाले, तो सिर्फ अलोंग द डिस्प्लेसमेंट जो कंपोनेंट है वही वर्क कर रहा है। तो हम लोग अगर फिजिक्स के हिसाब से वर्क लिखेंगे सिचुएशन में, तो लिखेंगे एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक, एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो गौर करो, ये था एफ वेक्टर और ये था एस वेक्टर, और दोनों के बीच एंगल कितना था, थीटा। तो हम लोग क्या किए,
प्रोजेक्शन ऑफ एफ अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकाले, इसी को तो एफ कॉस थीटा बोलते हैं, याद करो बच्चों। और फिर प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये दोनों को क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। यही तो डेफिनेशन किसका है, डॉट प्रोडक्ट। किसका डेफिनेशन है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट का। तो यहां पर हम लोग सिंपली वर्क डन क्या लिख सकते हैं, एफ डॉट एस। क्या लिख सकते हैं बच्चों, एफ डॉट एस। क्यों, क्योंकि हम लोग का डेफिनेशन वर्क कैसा है, डेफिनेशन वर्क कैसा है कि फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग हो। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ डेफिनेट वेक्टर, और दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं उसको डॉट प्रोडक्ट ही बोलते हैं। तो ये कौन सा प्रोडक्ट हुआ बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट करने से जो क्वांटिटी मिलती है वो क्या होती है, स्केलर। तो क्या लिखेंगे, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क क्या होती है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव, सिस्टम को हम वर्क दे रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक, वो देखेंगे अभी पॉजिटिव नेगेटिव वर्क, लेकिन ऐसा बात समझ आएगी। एफ इंटू एस, एफ इंटू एस क्या होगा, वर्क डन। क्लियर बात, पक्का। अब यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स को नापते अपन न्यूटन में, डिस्प्लेसमेंट को नापते मीटर में, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, जिसको प्यार से क्या बोलते हैं अपन, जूल्स, है ना, जूल। ठीक है, तो अपन इसको प्यार से क्या बोलेंगे, जूल्स, जे से। तो अगर बड़ा वर्क होगा तो किलो जूल, और बड़ा वर्क होगा तो मेगा जूल, ऐसे करके अपन सफिक्स जोड़ते जाएंगे, प्रीफिक्स, सॉरी। ठीक है, बात समझ में। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में यही वर्क हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है बात। उससे पहले अपन क्या देखते हैं, वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। वर्क के बारे में क्या बातें बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान देने वाली। देखो, we can calculate the work done by a force on an object, but that force is not necessarily the cause of the object's displacement. क्लियर बात। हम लोग एक वर्क फोर्स के द्वारा वर्क निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही फोर्स उसके डिस्प्लेसमेंट का कारण हो। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। उसके डिस्प्लेसमेंट का कारण वही फोर्स हो, ये जरूरी नहीं। जैसे एग्जांपल देता हूं सिंपल सा, सपोज ये बस है, ठीक, और ये बस जो है वो मूव कर रही है। बस जो है वो क्या कर रही है बच्चों, मूव कर रही है। आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हो इसको, बस को। अब बस के अंदर क्या है, एक छोटा सा बक्सा है, छोटा नहीं बड़ा सा बक्सा है। बस के अंदर क्या, एक बड़ा सा बक्सा है, भारी सा बक्सा है, ठीक। और ये बक्से के सामने ना एक और आदमी खड़ा है, इस बक्से को धक्का दे रहा है। इस बक्से को क्या दे रहा है, धक्का दे रहा है, ठीक। लेकिन बस के रेस्पेक्ट में ये धक्का, ये बस के रेस्पेक्ट में ये बक्सा मूव हो ही नहीं रहा। तो अंदर जो आदमी खड़ा है ना, अंदर जो आदमी खड़ा है वो देख रहा है इसको, ये इस पे एफ फोर्स लगा रहा है। बाहर वाला आदमी भी देख रहा है, ये इस पे क्या लगा रहा है, एफ फोर्स लगा रहा है, ठीक। अंदर वाला क्या बोलेगा, ये बक्सा तो मूव नहीं कर रहा। लेकिन बाहर वाला आदमी जब देखेगा, क्या करेगा, बाहर वाला आदमी जब देखेगा ये एफ फोर्स लगा रहा है और बस तो चल रही है, तो इसके हिसाब से बक्से का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन क्या वो एफ फोर्स ही इसको डिस्प्लेस करा रही है। आप तो जानते हैं ना, बस और इसके बीच फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि बस आगे चल रही है, तो बस का और बॉक्स का जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन उसको आगे ले जा रहा होगा। तो इसको आगे ले जा रहा कौन है, इसको मोशन करा रहा है फ्रिक्शन। इसको मोशन कौन करा रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण भी वर्क डन निकाल सकते हैं, लेकिन इसको अभी जो एफ फोर्स है उसके कारण भी वर्क डन निकाल सकते हैं। सपोज वो 5 न्यूटन का फोर्स कर रहा है, 5 इंटू जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वर्क डन बाय अ फोर्स निकाल सकते हैं आप। लेकिन जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि वही फोर्स इसको डिस्प्लेस करा रही हो। आ रही बात समझ में। तो दिमाग में ये कभी मत रखना कि आप लोग वर्क डन निकाल रहे हो तो फोर्स लगाए और फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाए और फिर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस फोर्स के कारण ही अब वर्क डन आएगा, ऐसा नहीं। अगर आप फोर्स लगा रहे हो, भले उसको वो मूव नहीं करा रहे, लेकिन उस डायरेक्शन में मोशन पहले से हो रहा था, तब भी आप वर्क कर रहे होगे। क्लियर है बात। सपोज एक भारी सा, सपोज रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी आई, रेलगाड़ी चल रही है, ठीक। आप सोचे आप रेलगाड़ी को रोक दोगे, तो आप रेलगाड़ी के सामने खड़े हो गए और ट्रेन को ऐसे धक्का दे रहे हो, लेकिन आप ट्रेन के साथ पीछे चप जाओगे, लेकिन समझ रहे हो, पीछे जाते जा रहे हो। आप तो फोर्स लगा रहे हो, क्या आपके फोर्स के कारण रेलगाड़ी मूव कर रही है, नहीं ना, लेकिन वर्क डन तो निकाल सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं।
तो ये पॉइंट याद रखना बच्चों, वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट बट दैट फोर्स इज नॉट नेसेसरली द कॉज ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर बात? तभी नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट आएगा, नेगेटिव वर्क का भी कॉन्सेप्ट तभी आएगा। अरे भाई वर्क डन ऐसे में नेगेटिव भी हो सकता है कि भाई एक चलती हुई चीज को आप रोक रहे हो तो आपके कारण मोशन थोड़ी हो रहा है, लेकिन आप रोकने का जरूर कारण बन रहे हो। ठीक, तो ऐसा भी होता है। बात समझ में आएगी? पक्का बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया? क्लियर है? ठीक, जैसे सपोज मैं एक भारी सा बक्सा लिया, वेट लिफ्टिंग करो, डेड लिफ्ट देखो ना, मैं ये बार उठाया और बार को ऊपर उठा दिया। ठीक, तो मैं तो वर्क किया, ग्रेविटी ने वर्क नहीं किया क्या? ग्रेविटी ने भी वर्क किया। क्या ग्रेविटी के कारण ये ऊपर गया? लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी आएगा कि नहीं आएगा? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये चीज है कि फोर्स वो मोशन कराए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ उस फोर्स के कारण वर्क डन जरूर हो सकता है। चलिए, क्लियर बात? अगला, वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट। वर्क किसके लिए डिफाइन होता है बच्चों? एक इंटरवल के लिए डिफाइन होता है। ठीक, देयर इज नो टर्म सच एज इंस्टेंटेनियस वर्क सिमिलर टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वर्क जैसा कोई चीज नहीं है। हाँ, स्मॉल वर्क जैसी चीज है, लेकिन इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी कोई चीज नहीं है। क्लियर बात? कि वर्क डन एट एन इंस्टेंट कितना हो रहा है ये हम लोग बता नहीं सकते। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स लगा और एक छोटा सा वर्क हुआ, ये स्मॉल वर्क हो सकता है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं होगा। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वर्क हुए इंटरवल के लिए ही डिफाइन होता है। तो भले वो इंटरवल कितना भी छोटा हो, इंटरवल कितना भी छोटा हो, लेकिन इंस्टेंट नहीं होगा। बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो उसको इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं बोल सकते, स्मॉल वर्क जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि वर्क भाई डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब एक चेंज हो गया ना, अब चेंज के बाद ही, उस इंटरवल के बाद ही अपन वर्क को डिफाइन करते हैं। ये बात समझ में आई? पक्का? क्लियर? फिर बच्चों, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, अब सपोज एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट पे है और वो बी पॉइंट पे जा रहा है, ए से बी। अब वो ए से बी यूनिफॉर्म मोशन करते हुए भी जा सकता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन करते हुए भी जा सकता है, कैसे भी जा सकता है ना। वर्क को इससे कोई फर्क पड़ता नहीं। वर्क को फर्क पड़ता है यहां से यहां फोर्स कितना था और यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। वर्क को मतलब नहीं है कि आप ये एक्सेलरेट होके गए कि बिना एक्सेलरेशन के गए, गए मतलब गए। तो वर्क डन डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये चीज याद रखना, द वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ मोशन, वेदर इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। उससे कोई मतलब नहीं है। वर्क डन टाइप ऑफ मोशन पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। हाँ, अब वो फोर्स वेरिएबल लग सकता है, नेगेटिव लग सकता है, पॉजिटिव लग सकता है, जो भी डायरेक्शन में लगेगा उसके हिसाब से वर्क निकालेंगे। बाकी मोशन कैसा है उससे अपने को कोई मतलब नहीं। क्लियर बात? अगला, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम का कोई लेन देन है ही नहीं, वर्क में कोई टाइम का कोई लेन देन नहीं। बात समझ में आएगी नहीं? फॉर अ डिस्प्लेसमेंट, बट यानी डिस्प्लेसमेंट अगर गिवन हो तो ऐसा नहीं है कि एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है तो फिर डिस्प्लेसमेंट तो टाइम पे डिपेंड करेगा। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम पे डिपेंड करेगा तो फोर्स भी टाइम पे, मेरा मतलब वर्क भी टाइम पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर फिक्स कर दिए यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फिर वो जल्दी हुआ, स्लो हुआ, तेज हुआ, आराम से हुआ, उससे हमको कोई मतलब नहीं, टाइम फ्रेम से कोई मतलब नहीं। वो डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, इतना फोर्स लगा, वर्क डन आ जाएगा। क्लियर है बात? पक्का? फिर when several forces act, the work done by a force for a particular displacement is independent of other forces. तो सपोज एक ऑब्जेक्ट में खूब सारे फोर्स लग रहे हैं बच्चों, इसमें एक्सटर्नल फोर्स एक F लग रहा है, इधर से धागा जुड़ा हुआ है वो टेंशन T लगा रहा है, और इधर क्या हो रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, और उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ सपोज इतना, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ S। तो अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा टेंशन कितना वर्क किया, तो उस टेंशन में इस फोर्स और टेंशन जो अकेला वर्क कर रहा है उससे फोर्स और फ्रिक्शन से मेरे को कोई मतलब नहीं है। जब टेंशन के कारण वर्क निकालूं तो खाली T डॉट S करूंगा, अगर मैं F के कारण वर्क डन निकालूं तो F डॉट S करूंगा, और अगर मैं फ्रिक्शन के कारण वर्क डन निकालूं तो FR डॉट S करूंगा, और यानी इन फोर्सेस का इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर बात? ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट बातें समझ में आई वर्क के बारे में। ठीक, तो वर्क क्या होता है बच्चों? जरूरी नहीं कि जो फोर्स मूव करा रहा है ऑब्जेक्ट, यानी
जो फोर्स के कारण वर्क निकाल रहे हैं जरूरी नहीं कि वही फोर्स उस ऑब्जेक्ट के मोशन का कारण हो, ठीक है। दूसरा कि वर्क हमेशा इंटरवल के लिए डिफाइंड होता है, इंस्टेंटेनियस वर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। तीसरा, अगर आपका एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो डिस्प्लेसमेंट किस टाइप के मोशन से हो रहा है उससे वर्क डन का कोई लेन देन नहीं है। और अगर आप एक डिस्प्लेसमेंट को फिक्स कर दिए हो तो उस डिस्प्लेसमेंट को आप जल्दी करो, स्लो करो, कितने भी टाइम में करो, उससे वर्क डन का कोई लेन देन नहीं है, ठीक। और जब एक साथ खूब सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं तो वर्क डन हर इंडिविजुअल फोर्सेस का इंडिपेंडेंट होगा बाकी फोर्सेस जो अप्लाइड है उस पर। बात समझ में आएगी? क्लियर? पक्का? बढ़े आगे। नेक्स्ट, नेचर ऑफ वर्क डन। तो बच्चों छोटी कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं वर्क डन का नेचर। कैसा नेचर होता है? काफी अच्छा नेचर होता है ना, किसी को कुछ नहीं बोलता हूं। नेचर के हिसाब से बच्चों वर्क डन 3 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3। बताओ कौन कौन से? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। क्या होते हैं बच्चों वर्क डन? 3 नेचर के होते हैं, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन, ठीक। अपना रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं देख लेते हैं। पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और जीरो वर्क डन चल रहा है यार, बढ़िया चल रहा है, ठीक। अरे भाई साहब, हाँ। तो देखो पॉजिटिव वर्क डन, सबसे पहले क्या देखते हैं बच्चों? पॉजिटिव वर्क डन। तो देखिए पॉजिटिव वर्क डन क्या होगा? जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, उनके बीच का जो एंगल हो वो क्या हो? थीटा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। मतलब कैसा एंगल बच्चों? एक्यूट एंगल। क्या हो? एक्यूट एंगल, ठीक। क्योंकि बच्चों वर्क डन पढ़े ना, क्या होता है वर्क डन? एफएस कॉस थीटा। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। भाई अब 2 वेक्टर के बीच एंगल या तो 0 होता है या तो मैक्सिमम 0 से 180। इसमें अगर 180 से ज़्यादा एंगल बनता है तो हम लोग फिर वो 2 एंगल नहीं लेते ना, वेक्टर का एंगल हमेशा कौन सा लेते हैं? स्मॉलर ऑफ द 2। 2 एंगल बनते हैं उसमें से जो छोटा होता है वो लेते हैं। तो 0 से 180 के बीच ही रहता है एंगल, तो 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव रहता है, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच बच्चों जो एंगल हो जाए वो कहाँ हो जाए? 90 से बड़ा और 180 के बीच में, तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल। कैसा एंगल बच्चों? ऑब्ट्यूज। तो वर्क डन एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव। तो वर्क डन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्लियर बात? जैसे अगर ये ब्लॉक रखा हुआ है, इधर फोर्स लग रहा है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्यूट एंगल है, तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर ये है ऐसा, फोर्स ऐसा लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल क्या हो गया बच्चों? ऑब्ट्यूज, ठीक है। अब जीरो कब होगा वर्क डन? जीरो वर्क डन होगा जब फोर्स ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? 90। तो क्या होगा? वर्क डन जीरो। तो जब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90, तो वर्क डन क्या होगा? जीरो, ठीक। इसके एग्जाम्पल ये हो सकते हैं कि बच्चों अगर आप सपोज आप क्या किए, एक स्प्रिंग ऐसा बंधा हुआ है, एक स्प्रिंग को पकड़ के आप खींच रहे हो, स्प्रिंग को पकड़ के क्या कर रहे हो? खींच रहे हो। तो स्प्रिंग का इस एंड पे इसको पकड़े और खींच रहे हो, तो ये वर्क डन क्या हो रहा है? पॉजिटिव। वर्क डन क्या हो रहा है? तो स्प्रिंग जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में एलोंगेट हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव, ठीक। या धागा बांध के रस्सी से किसी ब्लॉक को खींच रहे हो, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। वर्क डन नेगेटिव कैसा होगा? वर्क डन नेगेटिव ऐसे में होगा कि सपोज आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चों? वेट लिफ्टिंग। तो आपने एक वेट को ऊपर उठा दिया, आपने वेट को क्या उठा दिया? ऊपर। ग्रेविटी हमेशा कहाँ लगती है? नीचे। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि उसका फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटी का, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ऊपर। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। अब जीरो वर्क डन कब होगा? या वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी क्या होता है? नेगेटिव, क्योंकि रिलेटिव मोशन जिधर हो रहा है उसको हमेशा क्या करता है? फ्रिक्शन अपोज। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? नेगेटिव। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? नेगेटिव, ठीक। जीरो वर्क डन कब होगा? जब एंगल क्या हो? जीरो। जैसे कि सपोज अगर सर पे, मैं कोई बचपन में छोटे में एग्जांपल देते, सर में टोकरी रखा है और सीधा चल रहा हूँ, सर में टोकरी रखा हूँ तो फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ? टोकरी पे, अपवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन चल कहाँ रहा हूँ? सीधा। चल कहाँ रहा हूँ बच्चों? सीधा। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 90। तो वर्क डन क्या हुआ? जीरो। हाँ, टोकरी उठाने और रखने में वर्क डन होगा, लेकिन टोकरी को सर पे रख के आगे चलने में कोई वर्क डन नहीं होगा। हाँ, सीढ़ी चढ़ूंगा तो फिर वर्क डन हो जाएगा, क्योंकि फिर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, या सीढ़ी उतरूंगा तो वर्क डन हो जाएगा क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है बात? या फिर
सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगती है वो हमेशा क्या रखती है, टुवर्ड्स द सेंटर। तो जो सर्कुलर मोशन अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है टेंजेंशियल मोशन, तो टेंजेंट और रेडियस में हमेशा एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री। तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, जीरो। ऐसे ही वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे बच्चों, लॉरेंट्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में हायर क्लासेस में, 12th में, हायर मतलब अगले ही साल। तो उसमें भी वर्क डन बाय लॉरेंट फोर्स क्या होगा, जीरो। मैग्नेटिक फोर्स जीरो वर्क डन करती है, क्योंकि वो हमेशा जो भी वेलोसिटी रहती है ना ऑब्जेक्ट की या चार्ज पार्टिकल की, उसके परपेंडिकुलर लगती है। ठीक है, तो वो बाद में देखें। ये समझ में आया। तो वर्क डन का नेचर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। छोटी क्लासेस में अपन पढ़ चुके हैं। बढ़े आगे। ठीक है बच्चों, अगला ये है बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक बच्चों, फोर्स जो होता है ना, अपन एनएलएम पढ़े कि नहीं पढ़े अभी, तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते थे किसके रेस्पेक्ट में, एक तो बनाते थे इनर्शियल फ्रेम और एक बनाते थे नॉन इनर्शियल फ्रेम के, स्यूडो फोर्स लगा के। फोर्स को कभी कोई फर्क पड़ता था कि हम लोग इनर्शियल फ्रेम के हिसाब से टेंशन टी अलग ले लिए, नॉन इनर्शियल के हिसाब से टेंशन अलग ले लिया, ऐसा करते थे क्या, कि स्प्रिंग फोर्स अलग ले रहे हैं, ऐसा करते थे। हाँ, एक स्यूडो फोर्स एक्स्ट्रा ऐड कर देते थे। बाकी जो फोर्सेस गिवन है, जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, आर हो गया, ये सब हो गया, इसमें हम लोग कभी कोई चेंज करते थे नहीं। फोर्स को फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स को फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुप्रास अलंकार है ना। लेकिन वर्क को बच्चों पड़ता है, वर्क को पड़ता है। जैसे कि सपोज ये एक ट्रॉली है, क्या है बच्चों, ट्रॉली। सिचुएशन इतनी सीधी है कि ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पे एफ फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो हो रहा है एक्स। क्या हो रहा है, एक्स। अब दो ऑब्जर्वर है, ये एक ऑब्जर्वर है और ये एक ऑब्जर्वर। ठीक, अब क्या हुआ, ये ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, ये ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है, और ये ऑब्जर्वर सपोज रेस्ट पे, ये ऑब्जर्वर क्या पे, रेस्ट पे। तो इसके हिसाब से क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वो बोलेगा वर्क हुआ एफ इंटू एक्स, इतना ही बोलेगा ना। अब सपोज ये ऑब्जर्वर एक्स डैश मूव करा, क्या किया, एक्स डैश मूव किया, तो ये यहां से यहां पहुंच गया, और जो ब्लॉक था वो यहां से यहां पहुंच गया। तो ये आदमी बोलेगा ना, मेरे हिसाब से वर्क डन हुआ एफ एक्स माइनस एक्स डैश, क्योंकि इसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स थोड़ी हुआ, क्योंकि ये रेस्ट पे थोड़ी था, ये भी एक्स डैश आगे बढ़ गया। तो ऑब्जेक्ट एक्स आगे गया, ये एक्स डैश आगे गया, तो टोटल कितना बढ़ा, उसके स्पीड में पोजीशन चेंज कितना हुआ, एक्स माइनस एक्स डैश, रिलेटिव चेंज। तो ये बोलेगा मेरे हिसाब से तो वर्क डन इतना ही हुआ। अरे बात समझे बच्चों। तो ध्यान देना, फोर्स भले ही एक लगे, सपोज लिफ्ट में ऑब्जेक्ट रखा इंक्लाइन प्लेन में, ऊपर नीचे हो रही है लिफ्ट, तो वर्क डन लिफ्ट के अंदर जो आदमी है वो उसी फोर्सेस के कारण अलग बताएगा, और वर्क डन जो लिफ्ट के बाहर है आदमी, उन्हीं फोर्सेस के कारण अलग बताएगा। बात समझ में आएगी नहीं, पक्का। तो वर्क डन जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। याद रहेगी बात, पक्का। तो वर्क के बारे में बेसिक चीज समझ में आया। वर्क कब होता है बच्चों, जब फोर्स अप्लाई किया जाए और डिस्प्लेसमेंट हो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो उस डेफिनेशन से हम लोग को ये पता चल गया, वर्क डन क्या होता है, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। ठीक, और पॉजिटिव कब होगा, अब वो एंगल पे डिपेंड करेगा, और नेगेटिव कब होगा, वो भी एंगल पे डिपेंड करेगा। एक्यूट तो पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज तो नेगेटिव, और 90 तो जीरो। ठीक, बढ़े आगे। एक सेकेंड, ठीक, एक सेकेंड, ठीक, 10 मिनट, हाँ मैं बैठ जाता हूं। ले भाई ले। नहीं मजा आ रहा। तो बच्चों आप देख रहे होगे ना, फिजिक्स में सब चीजें जुड़ी हुई हैं, फिजिक्स में सब चीज जुड़ी हुई है। तो धागे जैसा है बच्चों फिजिक्स, शुरू से चालू होता है बेसिक मैथमेटिक्स से, और चलता जाता है चलते जाता है चलते जाता है, बीच में एक भी गठान आनी नहीं चाहिए। ठीक है, रहीमन धागा फिजिक्स का, मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो डाउट हो जाए, है ना। चलिए अगला, अगला निकालते हैं बच्चों, वर्क डन। तो देखो ये फोर्स है जो एक्ट हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट R1 इनिशियल पोजीशन से कहां जा रहा है, नया पोजीशन R2। बताओ बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस करते हैं, माइनस करना आता है दो वेक्टर को, I
माइनस माइनस आई 2i माइनस जे माइनस माइनस जे माइनस 2j माइनस जे माइनस प्लस जे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। 3k माइनस माइनस 2k तो क्या हो गया प्लस 5k। ये आ गया बच्चों, ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है 3i प्लस 2j प्लस 2k। बताओ वर्क क्या होगा F डॉट S 3i 6 2 2 जा माइनस 4 5 2 जा प्लस 10 तो कितना है बच्चों 6 माइनस 4 कितना होता है 2 तो कितना आ गया बच्चों 12 जूल। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ये तो पढ़े अपन वेक्टर में भी वो पढ़े उस क्या है डिस्प्लेसमेंट निकाल दो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन उसके बाद वर्क डन। ठीक आ रही बात समझ में? बढ़े आगे। अगला 3 फोर्सेस लग रही है बच्चों। कितनी लग रही है 3 फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहां से यहां और फिर यहां से यहां फिर यहां। तो बच्चों ऐसा में भी आपको कोई चीज घबराने का जरूरत नहीं है। पोजीशन कैसा भी हो मोशन किस तरीके से भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। फाइनल पोजीशन क्या है 2 2 0। इनिशियल पोजीशन क्या थी 1 माइनस 1 2 और तीनों फोर्सेस एक साथ लग रही हैं। बोला है तीनों फोर्सेस क्या लग रही हैं एक साथ। तो बच्चों तीनों फोर्सेस जब एक साथ लग रही हैं तो अपन क्या कर सकते हैं आप नेट फोर्स निकाल लो सबका सम करके और नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा दो वर्क डन आएगा। तो हर इंडिविजुअल फोर्सेस से भी वर्क डन निकालोगे और सबका फिर बाद में सम करोगे तो भी वही चीज आना है। बात समझ में कि नहीं है? तो आप क्या कर सकते हो जब एक साथ खूब सारे फोर्सेस लग रहे हैं कांस्टेंट फोर्सेस लग रहे हैं तो सब फोर्सेस का नेट निकाल लो नेट डिस्प्लेसमेंट निकालो और दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो वही आंसर आएगा। तो बच्चों नेट फोर्स कैसे निकालेंगे F1 प्लस F2 प्लस F3। तो देखो 2i 3i प्लस 3i 6i माइनस 3j प्लस j माइनस 2j माइनस 2j प्लस j माइनस j 2k माइनस k प्लस k माइनस 2k माइनस k। ये आ गया बच्चों ये आ गया नेट फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं बच्चों। डिस्प्लेसमेंट में बीच में कहीं जा रहे हैं उससे कोई मतलब फाइनल माइनस इनिशियल 2 माइनस 1 1i 2 माइनस माइनस 1 प्लस 3i 0 माइनस 2 माइनस 2k 0 माइनस 2 कितना होगा बच्चों माइनस 2k। क्लियर है बात? तो वर्क डन क्या आ गया वर्क डन आ गया जोड़ जान लो और क्या 6 1 जा 6 3 माइनस 3 2 2 जा 2 तो कितना आ गया बच्चों 5 जूल। कितना आ गया बच्चों 5 जूल। क्लियर है? बढ़े आगे। तो खूब सारे फोर्सेस है और डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट बाय नेट फोर्स इनटू नेट फोर्स। बढ़े आगे। अगला A block of mass 10 kg slowly slits up a smooth inclined plane of inclination 37 degree by person। देखो ये आहा ठीक क्या रखा हुआ है इसके ऊपर एक ब्लॉक। ये कितना एंगल है बच्चों 37 डिग्री। 10 kg का ब्लॉक है उसको एक आदमी स्लोली ऊपर ले जा रहा है। स्लोली क्या कर रहा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द पर्सन इन मूविंग द ब्लॉक थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इफ द ड्राइविंग फोर्सेस पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। और दूसरा क्या है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। पहले पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन निकालते हैं बच्चों। अगर इसको ऐसे ही छोड़ दोगे फ्रिक्शन नहीं है बोला है ना तो इसको 2 फोर्सेस लगेंगी। कौन कौन सी mg sin थीटा mg cos थीटा और n। तो अब ये छूट जाएगा तो ये तो नीचे आएगा। ये क्या आएगा नीचे। तो अगर इसको ऊपर ले जाना है तो अपने को इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर। बोला है क्वेश्चन में स्लोली। क्या बोला है बच्चों स्लोली का मतलब होता है वेलोसिटी क्या रहेगी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन क्या रहेगा 0 मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन। आ रही बात समझ में? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? स्लोली बोलने का मतलब यही होता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ रहा तो
स्लोली ले जा रहे हैं अपन, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा। नहीं तो अगर आप फोर्स ज़्यादा लगाओ तो एक्सेलरेट करेगा ना, एक्सेलरेट करेगा तो फिर ये आ जाएगा, फिर तो और बहुत ही तबाही होगा। ठीक है, तो ऐसा। तो वो एफ फोर्स इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग लगाए, वो एफ फोर्स किसके बराबर होगा अगर स्लोली ले जा रहे तो एम जी साइन थीटा के बराबर। तो वर्क डन क्या होगा बच्चों, एम जी साइन थीटा इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर, इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग कितना जा रहा है आगे बच्चों 2 मीटर, तो फोर्स के डायरेक्शन में वही जा रहा है। तो वर्क डन कितना होगा, एम का वैल्यू है 10 साइन 37 कितना होता है बच्चों 3/5, एस कितना है 2, 5 2 जा 3 2 जा 6 2 जा 12 10 जा 120 जूल। समझ में आई कि नहीं ये बात, पक्का क्लियर है। अब बच्चों अगले केस में फोर्स कैसी लग रही है, हॉरिजॉन्टल, कोई बात नहीं। फोर्स क्या लग रही है, हॉरिजॉन्टल, कोई बात नहीं है। तो देखो इधर लगाते हैं एम जी साइन थीटा, इधर क्या लगाते हैं एम जी कॉस थीटा। अब फोर्स को क्या लगा देते हैं बच्चों, ऐसा, फोर्स को ऐसा लगाए। अब इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं बच्चों, ये एफ है, इसके अलॉन्ग ये क्या आएगा एफ कॉस थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों एफ साइन थीटा, और इधर क्या आ जाएगा बच्चों एन। अभी भी स्लोली ले जा रहे हैं, तो क्या ये साइन कंपोनेंट कोई वर्क कर रहा होगा एफ का, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा होगा, और कॉस कंपोनेंट किसके बराबर होगा, तो वर्क डन अभी भी क्या आएगा 0 नहीं भाई 120 जूल। फिर से लिख के दिखाऊं, समझ गए ना। अभी एफ का दो कंपोनेंट किया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। भाई एफ साइन थीटा कोई वर्क कर रहा है, कौन वर्क कर रहा है एफ कॉस थीटा, और स्लोली ले जा रहे हैं, तो एफ कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो वर्क डन तो एम जी साइन थीटा इनटू 120 करेंगे। समझ में आएगी नहीं आई बात। तो आप फोर्स हॉरिजॉन्टल ले जाके ऊपर ले जाओ स्लोली, या इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग ले जाओ स्लोली, दोनों में फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल ले जाने के लिए अलग और वर्टिकल ले जाने के लिए सॉरी इंक्लाइन प्लेन के ले जाने के लिए अलग, लेकिन वर्क डन क्या रहेगा दोनों केस में। समझ में आया, पक्का, ठीक है। बढ़े आगे बच्चों, नेक्स्ट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो बच्चों अब सपोज अब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपना ऑब्जेक्ट का, अब ये जो एफ फोर्स है वो वेरिएबल है। एफ फोर्स क्या है बच्चों, वेरिएबल है, समय के साथ चेंज होते जा रही है, डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होते जा रही है, फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है, बेसिकली क्या है वेरिएबल। और ये क्या करी, डिस्प्लेस करी, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले गए, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां ले गए, टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ। लेकिन आपको पता है शुरुआत में वो फोर्स अलग थी, बीच में वो फोर्स अलग है, एंड में वो फोर्स अलग है। तो मैं ऐसे निकाल थोड़ी सकता हूँ कि वर्क डन टोटल कितना हुआ, एफ इंटू एस डायरेक्ट थोड़ी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा चलो अभी बीच में कहीं वो पहुंचा हुआ है, अभी इस इंस्टेंट पे फोर्स कितना लग रहा है एफ, मान लेता हूं इस इंस्टेंट में फोर्स कितना लग रहा है एफ, और मैं यहां से बच्चों इसको हल्का सा आगे ले गया, इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना ds, तो मैं छोटा सा जो वर्क करूंगा वो कितना करूंगा f इंटू ds करूंगा। तो टोटल वर्क डन के लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर लिमिट्स, इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट लगा के मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, तो क्या निकल जाएगा टोटल वर्क डन। तो जब भी फोर्स वेरिएबल हो बच्चों तो हमको क्या करना पड़ता है, एक इंस्टेंटेनियस जैसी कोई चीज होती नहीं, स्मॉल वर्क क्या निकालना पड़ता है बच्चों, इनफाइनेटली स्मॉल वर्क निकालना पड़ता है छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि एकदम इनफाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स चेंज नहीं होगी, फोर्स तो थोड़े फाइनेट के लिए चेंज होती है। बात समझ में आएगी नहीं है, पक्का। तो इंस्टेंटेनियस फोर्स कितना वर्क कर रही है वो निकाले, इंस्टेंटेनियस वर्क नहीं, इंस्टेंटेनियस फोर्स स्मॉल वर्क जो कर रही है वो निकाले और उसको इंटीग्रेट कर लिए लिमिट के साथ। बात समझ में। अब फोर्स अगर पोजीशन का वो होगा तो पोजीशन के रेस्पेक्ट में डालेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे x1 से लेके x2, और टाइम का होगा तो फिर चेंज करेंगे वेरिएबल ds को कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, dt से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर फोर्स को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इंटीग्रेट करेंगे, देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ठीक है चलिए, फोर्स है बच्चों 6xi प्लस 2yj डिस्प्लेसेस अ बॉडी फ्रॉम यहां टू यहां, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। क्लियर बात, फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। ठीक, एक्स फोर्स जो वर्क कर रही है उसको डिस्प्लेसमेंट किससे मतलब है, एक्स से। तो क्या बच्चों मैं वर्क डन जो लिख रहा हूं dw बराबर ऐसा लिख सकता हूं f डॉट dxi प्लस dyj, ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बताओ बच्चों मेरे को।
लिख सकता हूँ ना। तो डी डब्ल्यू बराबर एफ को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे लिख सकता हूँ, अरे यार मेरी बच्ची को दिन भर वो देखती है क्या, कोकोमेलन है ना डी एक्स आई प्लस डी वाई जे, समझ में? अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई से आई, जे से जे, आई जे से होता है नहीं, तो आई से आई करोगे तो क्या आएगा, एफ एक्स डी एक्स, आई डॉट आई तो 1 हो गया, प्लस एफ वाई डी वाई। तो अगर मेरे को टोटल वर्क बच्चों इंटीग्रेट करके निकालना है तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स और एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, और लिमिट क्या की डालूंगा, x1 से x2, y डायरेक्शन में फोर्स, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, लिमिट कहाँ डालूंगा, y1 से y2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको एक प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम में सेपरेट कर लेना है और फिर क्या करना है बच्चों, सॉल्व। नहीं समझ में आया बात, पक्का? तो बच्चों क्या करूंगा, देखो सबसे पहले ये वाला वर्क निकाल रहा हूँ, ये वाला वर्क निकाल रहा हूँ, एक्स वाला, ऐसे लिख एक्स रहा हूँ, बाद में जोड़ दूंगा क्योंकि वेक्टर तो है नहीं। हाँ ऐसा मत करना, वर्क निकाल के स्क्वायर करके ऐड करके अंडर रूट करके जोड़ रहे हैं, वर्क स्केलर है, जो ये आएगा दोनों को ऐड करना है, आई जे के सब गायब हो गया, ये स्केलर है ना, प्लीज। ठीक, तो वर्क डन क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में वर्क डन आ जाएगा बच्चों, एक्स डायरेक्शन में नहीं, वर्क डन एक्स डायरेक्शन में फोर्स के कारण जो आ रहा है वो आएगा, ये कितना है बच्चों, 6x। तो क्या लिखेंगे, 6x, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना माना मैं, dx, और x में कहां से कहां तक जा रहा है बच्चों, देखो ये इनिशियल पोजीशन थी 3, फाइनल पोजीशन क्या है 5, तो क्या लिखेंगे 3 से 5, इनिशियल टू फाइनल। बात समझ में आई कि नहीं, 3 से 5, तो w आ गया बच्चों, x बोल देते हैं इसको, 6 का क्या होता है बच्चों, 6x स्क्वायर बाय 2, तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, लिमिट डालेंगे 3 से 5, 3 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 16, 16 तिया 48 है ना, तो कितना है बच्चों, प्लस 48 जूल। y डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके कारण वर्क निकाल लेते हैं बच्चों, तो y डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या है, 2y, कितना है बच्चों, 2y, वेरिएबल है कि नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे y पोजीशन चेंज होता है ऑब्जेक्ट की, फोर्स भी क्या होता जा रहा है, चेंज। तो 2y dy, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dy ले, और y का लिमिट डालते हैं 8 से -4, 8 से -4, तो 8 से -4, 2y का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, y स्क्वायर बाय 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा बच्चों, y स्क्वायर, 8 से लेके -4, -4 का स्क्वायर 16, -8 का स्क्वायर 64, कितना आया, -48 जूल, कितना है बच्चों, -48 जूल। तो वर्क डन टोटल नेट क्या हुआ, 0 प्लस 48, 48 रूट 2 मत लिख देना, 48 का स्क्वायर प्लस 48 स्केलर है, तो क्या आएगा बच्चों, ये बात समझ में आएगी नहीं, पक्का? तो फोर्स अगर आपको वेरिएबल दिया है तो इंटीग्रेट करके हमको वर्क डन निकालना है, ठीक, बढ़े आगे, ठीक। और फोर्स कितना है बच्चों, लिखा है क्वेश्चन में a प्लस बी एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स वेरिएबल हो गया, x पे डिपेंड कर रहा है, x चेंज हो रहा है तो फोर्स चेंज हो रहा है। तो अ पार्टिकल ऑन x डायरेक्शन वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, फाइंड द वर्क डन ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x1 टू x2। तो क्या करेंगे बच्चों, छोटा सा वर्क डन क्या लिखेंगे, f इंटू dx, क्या लिखेंगे बच्चों, f इंटू dx। तो dw आएगा फोर्स का वैल्यू ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन, लिमिट x1 से x2, ठीक। तो वर्क डन बराबर ax का क्या होगा, अच्छा a प्लस बी एक्स है, अरे ठीक है, a प्लस बी एक्स, तो a का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, ax, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक, bx का क्या होगा बच्चों, bx स्क्वायर बाय 2, कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। तो टोटल वर्क डन आ जाएगा a x2 माइनस x1 प्लस b बाय 2 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये क्या गया बच्चों, टोटल वर्क डन। समझ में आई बात, पक्का? तो सैड म्यूजिक क्यों चला रहा है यार को, तो पुराने जमाने का एकदम सहनाई वगैरह बज रही। चलिए अगला एक और चीज देखते हैं, हैरी पॉटर का म्यूजिक। अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg
रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी भी? हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास, अबे होना भाई, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास 1 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बच्चों एक्स फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है, क्या दिया है? t³/3। फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फॉर द फर्स्ट 1 सेकेंड। मतलब t=0 से t=1। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई? अब बच्चों ये पहले चेक करते हैं कि फोर्स कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। फोर्स कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? बट डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? वेलोसिटी। एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है बच्चों? वेलोसिटी। t³/3 का डिफरेंशिएशन 3t²/3, 3 कट जाएगा, क्या बचेगा? t²। क्या बचेगा? t²। ये बचेगा। और एक्सीलरेशन कितना आएगा? अरे बाप रे, एक्सीलरेशन कितना आ गया बच्चों? 2t। तो फोर्स कितना आ गया? 2t। फोर्स कितना आ गया? m इंटू 2t। हाँ लेकिन वैसा बोलना थोड़ी है? जिसकी 2t है उससे पूछो, दिल है ना। आगे क्या हंसते रहते हो? हाँ, अगला। तो अब फोर्स वेरिएबल है बच्चों, तो फॉर्मूला क्या इस्तेमाल होगा? dw बराबर एफ डी एक्स। फॉर्मूला क्या यूज होगा बच्चों? d बराबर एफ डी एक्स। चलो f के जगह तो 2t लिख देंगे, f के जगह तो 2t लिख देंगे, लेकिन dx के जगह, अब 2t को x के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर नहीं सकते, लेकिन हम जानते हैं बच्चों और दुनिया जानती है dx/dt क्या होता है? v। तो dx बराबर क्या होगा? v dt। तो क्या हम dx की जगह यहाँ v dt लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब 2t इंटू v क्या है? t²। v क्या है बच्चों? t²। और क्या लिख सकते हैं? dt। और 0 से लेके 1 तक। तो ये क्या जाएगा? 2t³। क्या जाएगा बच्चों? 2t³। तो इसको क्या करते हैं अब? इधर इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो वर्क बराबर हो जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा। t³ का क्या होता है बच्चों? t⁴/4। t³ का यही होता है ना, t⁴/4 और 0 से लेके 1। तो 2 इंटू क्या आएगा बच्चों? 1 डालेंगे तो 1/4 आएगा। तो कितना आएगा बच्चों? आधा जूल। कितना जाएगा बच्चों? आधा जूल। समझ में बच्चों बात? पक्का? तो वर्क डन कितना होगा फोर्स के कारण? आधा जूल। क्लियर? सबको समझ में आया कि नहीं आया? या इसको यहां पर ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर इंटू dt कर दिए, डिवाइड बाय क्या कर दिया बच्चों? dt कर सकते हैं। dx/dt क्या हो गया? फोर्स। अब dt के रेस्पेक्ट में आ गया। dx/dt क्या हो गया? वेलोसिटी। fv dt। बढ़े आगे। अगला बच्चों, ये चेन है बच्चों। क्या है? चेन। अ चेन ऑफ लेंथ l मास m इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। तो मैं ऐसा लिख देता हूं कि m/l बराबर लैम्डा। इससे कोई दिक्कत किसी को? तो क्वेश्चन में करते हैं ये चेन वाले में, मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म मानते हैं ना, m/l यूनिफॉर्म चेन है ना। लेफ्ट हैंगिंग ओवर द एज, कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग द चेन स्लोली अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट इस चेन को स्लोली ऊपर पुल करने में कितना फोर्स, कितना वर्क डन होगा। क्लियर बात बच्चों? इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक सेंटर ऑफ मास से बनता है, वो सिंपल तरीका है, और एक तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अभी आपको लटके हुए पार्ट को क्या करना है बच्चों? खींचना है। लटके हुए पार्ट को क्या करना है? ऊपर खींचना है। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसा बोल देता हूं, मैं कैसा बोल देता हूं, ये हो गया बेटा, सुन लेना, तू बकर बकर नहीं है ना। तो इसको मैं स्लोली खींच रहा हूं। क्या खींच रहा हूं बच्चों? स्लोली। तो सपोज मैं चेन को ना पीछे खींचा, कितना डिस्टेंस? dx। तो ये चेन ऊपर जाएगी कितना? dx लेंथ ऊपर जाएगी। क्या जाएगी बच्चों? चेन ऊपर जाएगी, dx लेंथ ऊपर जाएगी। क्लियर है? तो मैं क्या करता हूं, इस चेन का ना एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूं। छोटा सा क्या ले लेता हूं बच्चों? टुकड़ा, जिसका हाइट कितना है? dx। हाइट कितना है? dx। और उसका मास कितना हो जाएगा? dm। और मास कितना होगा? लैम्डा इंटू dx। बोल सकता हूं उसको, मास पर यूनिट लेंथ जो था इंटू dx, तो m/l dx। ठीक, अब ये बच्चों ये dm मास है। क्या मास है? dm मास।
ठीक, डीएम मास है। तो इसको फोर्स कितना लग रहा होगा ग्रेविटी के कारण? डीएमजी। कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों? डीएमजी। इतना फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा, ये वाले छोटे से हिस्से को डीएमजी फोर्स डाउनवर्ड लग रहा होगा नहीं, इसका मास इनटू जी। तो अगर मेरे को इसको ऊपर खींचना है डीएक्स डिस्टेंस स्लोली, तो मेरे को फोर्स भी कितना लगाना पड़ेगा? डीएमजी, उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मैं छोटा सा जो वर्क करूंगा वो कितना होगा? फोर्स इंटू डीएक्स। ये होगा कि नहीं होगा बच्चों? पक्का नहीं समझ में आ रहा आपको? आ रहा है बात समझ में? तो क्या होगा? डीएमजी डीएक्स। छोटा सा वर्क यही करूंगा, छोटा सा वर्क यही करूंगा। अब बच्चों मेरे को चेन को क्या करना है? खींचना है, तो लिमिट डालना पड़ेगा। पहले तो डीएम का वैल्यू डाल देता हूं। डीएम क्या होगा? नहीं बच्चों, एक चीज गलत कर दिया। क्या किया? एक चीज मेरे से गलत हो गई। क्या चीज गलत हो गई? एक चीज गलत ये हुई कि मान के चलो यहां पर जो फोर्स है, यहां पे जो फोर्स लगेगी खींचने के लिए, यहां पर फोर्स जो लगेगी वो अलग अलग लगेगी कि नहीं लगेगी? सेम थोड़ी लग सकती है। क्या लगेगी? क्योंकि मास वाला है ना रोप, तो हर पॉइंट पे टेंशन क्या होगा? अलग। तो मैं ऐसा करता हूं बच्चों, यहां से x डिस्टेंस नीचे आया और वहां एक dx थिकनेस का क्या लिया? चेन। तो उसको मैं डीएमजी मास लगा के थोड़ी ऊपर खींच रहा हूं, मैं तो जितना इस पॉइंट पे टेंशन लग रहा होगा उतना फोर्स लगा के खींचूंगा। ये बात समझ में आएगी नहीं है? और टेंशन क्या होगा इस पॉइंट पे? टेंशन ये होगा कि कितना मास लटका हुआ है, जितना मास लटका हुआ है उतने का फोर्स होगा ना, उतने का वेट। तो सपोज यहां से मैं x नीचे आया हूं। कितना नीचे आया हूं बच्चों? x। यहां से मैं कितना नीचे आया हूं? x। तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा? अरे l बाय एन माइनस एक्स। बचा हुआ पार्ट कितना नीचे होगा? l बाय एन माइनस एक्स। ये समझ में आएगी नहीं है? ठीक, तो l बाय एन माइनस एक्स का मास कितना होगा ये निकालता हूं। तो वो होगा, मास होगा उसका l बाय एन माइनस एक्स इंटू लामडा। लामडा क्या है? m बाय एल। ये समझ में आया कि नहीं आया? तो अब मेरे को उठाने के लिए फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? mg। इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? इतना फोर्स लगाना पड़ेगा mg, अगर इसको उठाना है तो। ठीक, तो ये लग रहा है फोर्स, और इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों? dx। तो dx क्या कर देता हूं यहां पर? मल्टीप्लाई। ये बात समझ में आया कि नहीं है? तो ये छोटा सा वर्क आ गया कि नहीं आ गया? अब इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल वर्क। क्या आ जाएगा बच्चों? टोटल वर्क। अब दूसरा चीज मैं ये कर सकता हूं, लिमिट। तो कहां से कहां तक उठाना है? 0 से लेके l बाई एन तक। 0 से लेके l बाई एन, यानी x का वैल्यू कहां से कहां तक जाएगा? 0 से लेके l बाई एन। तो 0 से लेके क्या किया बच्चों? बात समझ में आएगी नहीं? पक्का? तो ये आ गया टोटल वर्क W बराबर लामडा जी क्या है? कांस्टेंट। तो l बाई एन dx का क्या आएगा? lx बाई एन, और इसका क्या आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। क्या बच्चों? माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से l बाय एन। तो वर्क डन क्या हुआ बच्चों? लामडा जी x की जगह क्या डालेंगे? l बाय एन। तो क्या आ जाएगा? l स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। क्या आएगा? l स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर। क्या आएगा? l स्क्वायर बाय एन स्क्वायर माइनस l स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर। क्या होगा? l स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर। तो वर्क डन कितना लगेगा बच्चों? लामडा जी l स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर। लामडा की जगह m बाय l डाल सकता हूं, g l स्क्वायर बाय 2n स्क्वायर। एक l से एक l कट गया, तो क्या है बच्चों? mgl बाय 2n स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या? वर्क डन। क्लियर है बात? नहीं, बात समझ में नहीं आई? हाउ बोल दो ना एक बार। हाँ साले ऐसा ऐसा कर रहे, मुंह से बोलो बच्चों। ठीक है, देखो समझ में आया? तो ये आया। इसका सेकंड मेथड ये है बच्चों, सेंटर ऑफ मास वाला। सेकंड मेथड कैसा है? सेंटर ऑफ मास वाला। सेंटर ऑफ मास वाले में क्या करेंगे? बहुत जबरदस्त वर्क एनर्जी थ्योरम लगता है, जो कि आप अभी पढ़े नहीं हो। तो उसमें क्या करेंगे बच्चों? सिंपली ये जो लटका हुआ पार्ट है उसका सेंटर कहाँ रहेगा? यहाँ रहेगा।
और लटके हुए पार्ट का मास निकाल लेना है। लटके हुए पार्ट का क्या निकाल लेना है? मास। तो लटके हुए पार्ट का पूरा लटका हुआ पार्ट L/N, उसका मास क्या होगा? लैम्डा इंटू L/N होगा। क्या होगा? लैम्डा इंटू L/N। तो आपको क्या मानना है कि आप ये जो मास है यहां से कितना डिस्टेंस दूर, L/2n डिस्टेंस दूर लेंगे, क्योंकि ये L/N है। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? ये यूनिफॉर्म चेन है ना, तो बीचों बीच होगा कि नहीं होगा? ऐसा मानते हैं सिमेट्रिक कारण। तो L/2n पे होगा। तो आपको क्या कर देना है, ये यहां से इतना मास, कितना? लैम्डा L/N मास इतने डिस्टेंस दूर है, इसको यहां से ऊपर ले जाना है। इसको यहां से क्या करना है बच्चों? ऊपर ले जाना है। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी mgh पढ़े कि नहीं पढ़े? वो बाद में और अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग क्या पढ़े? स्लोली अगर ले जा रहे हो तो वर्क डन कितना होगा? जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया। तो क्या कर सकते हैं? mgh। तो m क्या है? लैम्डा L/N। g कितना है? g। और h कितना है? L/2n। अरे बस सुन में, और लैम्डा की जगह क्या डाल सकते हो? भाई एक L से L कट गया, क्या है? mg L/2n स्क्वायर। वही आया कि नहीं आया? तो बच्चों वर्क एनर्जी थ्योरम जब आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी वगैरह पढ़ने के बाद और सेंटर ऑफ मास पढ़ने के बाद, तो ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? सिंपल। तो चेन की क्वेश्चन ऐसे बनाते हैं। चेन की क्वेश्चन क्लियर बात? ऊपर से तो नहीं गया? ये भी समझ में आया मेथड इंटीग्रेशन वाला? वो भी, दोनों से सेम रिजल्ट आया? पक्का क्लियर है कि नहीं? ठीक। तो ये था बच्चों वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। एक तीसरा वर्क डन और होता है, तो उसको हम लोग निकालते हैं एरिया अंडर ग्राफ से। कैसे निकालते हैं बच्चों? एरिया अंडर ग्राफ से। तो सपोज आपका क्या हुआ है, ये फोर्स और पोजीशन का एक ग्राफ दिया हुआ है। फोर्स और पोजीशन का क्या दिया है बच्चों? ग्राफ। ठीक। तो आप x1 से x2 तक अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे? ऐसे लिखेंगे ना, f dx। एरिया अंडर ग्राफ ऐसे निकालते हैं, f इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x1 से x2। यही तो क्या होता है अपना वर्क डन। तो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या बताता है बच्चों? वर्क डन। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या बताएगा आपका? वर्क डन बताएगा। ठीक। इसमें दो बातें याद रखना। ठीक। अगर आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बना है ऊपर, तो वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। अगर आपका ग्राफ बना हुआ है बच्चों नीचे, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। तो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, वर्क डन नेगेटिव कब होगा, ये बात आपको याद रखेंगे। नहीं समझ में आई बात? समझ में पढ़े आगे बच्चों? तो अब एक सिचुएशन बनाते हैं। कंसीडर अ वेरिएबल फोर्स F बराबर 3x + 5 एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेस फ्रॉम 2 से 4। कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो इस वर्क डन को निकालने के लिए हम लोग ग्राफ भी यूज कर सकते हैं। F एज अ फंक्शन ऑफ x दिया है, क्या इसका ग्राफ बन जाएगा बच्चों? क्या इसका ग्राफ बन जाएगा? F बराबर 3x + 4 का ग्राफ बन जाएगा? तो बताओ x का वैल्यू 0 है तो F का वैल्यू कितना है? 5। क्या है? 5 न्यूटन। और उसके बाद स्लोप क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ऐसा बढ़ेगा, बढ़ेगा ऐसा स्लोप बच्चों, बढ़ेगा ऐसा स्लोप। तो ये क्या होगा? x1 कितना दिया है? 2 मीटर। x2 कितना दिया है बच्चों? 4 मीटर। तो 2 मीटर पे फोर्स क्या होगा? 3 2 6, 6 + 5 11। 6 + 5 क्या होता है? 11। और 4 मीटर पे फोर्स कितना होगा बच्चों? 12 + 70 नहीं 17। कितना होगा बच्चों? 17। ठीक है, सब पॉइंट मिल गए। एरिया अंडर ग्राफ क्या होगा? ये ट्रेपीजियम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्या दिख रहा है बच्चों? ट्रेपीजियम। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? एरिया अंडर ग्राफ। तो क्या होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो 11 + 17, 11 + 17 कितना होता है? 28। 11 + 17 कितना होता है? 28 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या पैरेलल साइड्स के बीच की डिस्टेंस, हाइट। तो हाइट कितना है? 2 से 4 कितना हुआ? 2। 2 से 2 कैंसिल, कितना है बच्चों? 28 जूल। और ग्राफ ऊपर बना हुआ है तो पॉजिटिव। समझ में आया? तो ये दूसरा तरीका है क्या निकालने का? वर्क डन निकालने का। क्लियर है? जैसे कि बच्चों इस ग्राफ में दिया है, फाइंड द वर्क डन एट द एंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 20। तो 20 तक यहीं तक निकालना है बच्चों, 20 तक मतलब यही निकालना है। तो क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो कितना आ जाएगा बच्चों?
100 जूल। फिर वर्क डन कहाँ तक निकालना है? 40 तक, सेंटीमीटर में, तो डिवाइड बाय क्या कर दो? 100, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 1 जूल। ठीक है। फिर दूसरा वर्क डन 40 तक, 40 मतलब यहाँ तक, तो ये ट्रायंगल का एरिया तो निकाल लिया बच्चों, कितना आया था? 1, प्लस क्या करेंगे? लेंथ 20 से 40, 20 बाय 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 बाय 100 भी करेंगे क्योंकि क्या में दिया है? सेंटीमीटर में। तो कितना आ जाएगा? 1 + 2, कितना आएगा बच्चों? 3 जूल। वर्क डन 80 तक, वर्क डन कहाँ तक बच्चों? 80, 80 मतलब यहाँ आ गया, तो क्या करते हैं? वर्क डन पहले ये निकालते हैं, यहां से यहां ये कितना हुआ? 20 से 50, 30, यहां से यहां कितना है? 60, और यहां से यहां कितना है? 10। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होगा? हाफ इंटू 90 इंटू 10 बाय 100, तो ये कितना हो जाएगा? 4.5 जूल। कितना हुआ? 4.5 जूल। फिर यहां निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये वर्क डन आएगा हाफ इंटू 20 इंटू हाइट कितना है? 10 माइनस 10, तो ये कितना हो गया? बाय वो भी करेंगे 100, तो कितना आएगा? -1 जूल। तो टोटल वर्क डन कितना होगा बच्चों? 4.5 - 1 विच इज 3.5 जूल। क्लियर बात? नीचे वाले वर्क डन को नेगेटिव लेना है, ऊपर वाले वर्क डन को, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो पॉजिटिव है, वर्क डन क्या हो गया? सॉरी, फोर्स क्या हो गया? नेगेटिव। फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, तो वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। बात समझ में आई? पक्का? तो बस ये था आपका पहला। इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अलग अलग फोर्सेस के कारण वर्क डन निकालना सीखेंगे। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, और जितनी भी फलाना ढिकाना चीजें होंगी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, ये सब अपन निकाल। क्लियर है बच्चों? पक्का?